तेजा, हे हिंदू शक्ति संभूत दीप्तितम तेजा, हे हिंदू तपस्या पूत ईश्वरी ओजा, हे हिंदू श्री सौभाग्य भूतीचा साजा, हे हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, प्रभो शिवाजी राजा। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, ब्रह्मेंद्र स्वामी के आग्रह से जंजीरा मुहिम तो बड़े धूमधाम से इन्होंने शुरू कर दी थी और चाह भी रहे थे कि सब एकजुट होके जंजीरा से सिद्धियों को हकाल दे। लेकिन हुआ यूं कि आंग्रे का पेशवा से भी तुष्ट था, आंग्रे का शाहू से भी तुष्ट था, शाहू से संभाजी भोसले का भी तुष्ट था, पंत प्रतिनिधि से बाजीराव पेशवा का भी तुष्ट था। बाकाजी नाइक तो बेचारा वीर पराक्रमी, बड़ा बहादुर बाकाजी नाइक जैसा सरदार भी बंधनों से जुड़ा रहा और अपने स्वामी के चरण छोड़ के वो कभी नहीं गया। अब इस हाल में और एक त्रासदी आ गई। सितंबर 1733 में कान्होजी राव का सबसे बड़ा बेटा सखोजी का निधन हो गया। अब सखोजी के जाने के बाद भी उसके 2 छोटे भाई थे। वैसे उसके 6 भाई थे, लेकिन उसमें से बड़े 2 मानाजी आंग्रे, संभाजी आंग्रे। अब इन दोनों में सत्ता के लिए टसल शुरू हो गई। अंग्रेज़ों ने ये भाप लिया, सीधा हिसाब है। अंग्रेज़ों ने भाप कर सिर्फ मानाजी को उपहार और मदद भेजी। इंचवर्ड था। ये इंचवर्ड मानाजी से नहीं मिला। शातिर इंचवर्ड ने जंजीरा किला जाके सीधा सिद्दी से तय कर लिया। और तय में क्या उनका फाइनल हुआ, हम सिद्दी की सारी सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि ये जो 18वां दशक है ना, इसमें राजकारण में ब्रिटिशों ने चंचू प्रवेश बहुत आराम से किया है, क्योंकि हमने, हमारे खुद के घर के लोगों ने उनको जगह दे दी। अब सिद्दी का सारा सुरक्षा का जिम्मा ब्रिटिशों ने उठाया था। ब्रिटिशों ने अपने सारे घोड़े खुलकर 1733 में खोल दिए। दिसंबर में तो इसका परिणाम ये हुआ कि दिसंबर में जंजीरा गांव छोड़कर पूरा अभियान आधा अधूरा वैसा जैसे था वैसे ही छोड़ के बाजीराव सातारा निकल गया। जाहिर है, एक परिपूर्ण योजना और शत्रु को मिलने वाली लगातार की ये जो मदद थी, क्योंकि चोल से पुर्तगीज़ ने भेजी थी, निजाम ने भेजी थी, सूरत से मुग़ल सेना आ रही थी और अंग्रेज़ों ने तो तह करके एक बड़े, पहले तो रोज़ भेजा, वो पकड़ लिया, मेरी इसके साथ भेजा, होल्डन के साथ, वो तो मैंने लास्ट एपिसोड में आपको बताया। अब वही होल्डन के साथ जो मेरी थी ना, मेरी जहाज़, उसमें ये इंचवर्ड था। अब 33 में ये इंचवर्ड प्रमुख बन गया। तो इंचवर्ड ने अंग्रेज़ों की जो पुरानी नीति थी वही अपनाई और सारा का सारा सिद्दी के सुरक्षा का जिम्मा अपने कंधे पे ले लिया। तो ये जो बढ़ती सिद्दी की मदद थी वो बाजीराव का सरदर्द बन गई। क्यों? क्योंकि एकजुटता नहीं थी। पंत प्रतिनिधि अपनी तौर पे लड़ रहा था, बांका नाइक अपनी तौर पे लड़ रहा था, आंग्रे समुंदर में अपनी तौर पे लड़ रहा था, यहाँ सातारा घाट के ऊपर से बाजीराव आता था, वो शाहू की तरफ से अपनी ओर से लड़ रहा था।
कमाल देखो, सबका लक्ष्य एक ही है कि सिद्धि को भगाना, सिद्धि का संपूर्ण पराभव करना। लेकिन इनमें अहंकार इतना है चारों में कि ये एकजुटता नहीं दिखा सकते। तो ये सबका सरदर्द, ये योजना बन गई थी बाजीराव के मन में। 6 महीने से ज्यादा हुए थे। मैंने लास्ट एपिसोड में कहा मई में बाजीराव कोंकण उतरा था, अब दिसंबर आ गया था। 6 महीने से ये गांव में कब्जा करो, वो गांव में बस यही हो रहा था। सिद्धि को भगाना जो लक्ष्य था वो पूरा नहीं हो रहा था। 6 महीने से उसका मुख्य काम छोड़ के भारत के एक पश्चिम तट पर एक तुच्छे सी रियासत वाला सिद्धि और उसको भगाने में, उसके साथ लड़ने में ये अपना कीमती समय बर्बाद कर रहा था। शाहू की नीति का भी इसमें बड़ा योगदान है। ये अलतकैया सेक्युलर, लिबरल सेक्युलर नीति थी ना शाहू की। शाहू बिल्कुल कांग्रेस जैसा लगता है, बिल्कुल। हर एक को खुश करो, उन्हें ज्यादा महत्वाकांक्षी ना होने दो, परिवार की सत्ता कायम रहनी चाहिए। मित्रों, ये मार्ग राष्ट्र घातक था, आज भी है और भविष्य में भी घातक ही रहेगा। राष्ट्र सर्वोपरि, यही एकमेव मंत्र है। चाहे व्यक्तिशः आप कोई भी हो, आपकी महत्वाकांक्षा कुछ भी हो, अस्मिता हो, जो भी हो, राष्ट्र सर्वोपरि है। जंजीरा जीतने के लिए और 3 साल लगे। 1736 में आखिरकार बाजीराव का भाई चिमाजी अप्पा कोंकण उतरा और कौटुंब कलह के बावजूद संभाजी आंग्रे को चिमाजी अप्पा ने अपने साथ लिया। चिमाजी अप्पा वही नहीं रुका, उसने मानाजी आंग्रे को भी तैयार कर लिया। जबकि मानाजी आंग्रे तो पेशवाओं से सबसे ज्यादा नफरत करता था और मानाजी को ही इंचवर ने उपहार और बहुत प्यारी मीठी बातें उसको ये कर दी थी, भेजी थी। ये आपने देखा है। नागोठने गांव के नजदीक सिद्धि साथ एक कुत्ते की तरह इन पे चढ़ गया। 2 दिन तक लड़ाई हुई। 11,000 मोमिन पूरे के पूरे काटे गए। सिद्धि साथ लिखा है और स्वयं चिमाजी अप्पा ने लिखा है, ये सिद्धि साथ 7 फुट के आसपास है, यानी अफजल खान की तरह ये 7 फुट का ऊंचा और चिमाजी अप्पा उसकी छाती भी 50 इंच के आसपास होगी। ये चिमाजी अप्पा पत्र में लिखता है। अभी ये तो पढ़ के ऐसा लगता है कि सिद्धि साथ कम से कम 150-200 का होगा ही। इतना महाकाय ये दरिंदा, इसका सर तन से जुदा किया किसने? स्वयं संभाजी आंग्रे ने। ये बहुत बड़ी बात थी मित्रों। उंदेरी किले का सिद्धि याकूब भी वहीं काटा गया। चिमाजी अप्पा ने अपने स्वामी जी को यानी छत्रपति शाहू महाराज को इस लड़ाई का पूरा वर्णन किया। ये पत्र आज उपलब्ध है। वहां जंजीरा किले में बैठा सिद्दी रहमान, जो पहले से इनके पक्ष का था, अब उसने शाहू का वर्चस्व तुरंत स्वीकार कर लिया। 1737 में बाजी पुणे में निजाम के साथ कूटनीति में जड़ा रहा। 1737 पूरा साल बाजी का निजाम के विरुद्ध निकल गया। 1738 के दीपावली के बाद बाजीराव माड़वा गया है। और मित्रों, दुख की बात यह है कि अंजनवेल किला हजबी के पास 1745 तक रहा। मराठा उसे नहीं ले पाए। जनवरी 1745 में तुकोजी आंग्रे, जो मानाजी संभाजी और सखोजी का सौतेला भाई था, कान्होजी का पुत्र था, ये बड़ा पराक्रमी और कर्तृत्ववान था।
लेकिन हमारे स्वराज्य के बिल्कुल खिलाफ था। तुड़ाजी आंग्रे ने जनवरी 1745 में अपने 800 लोग जमा किए और एक ही रात में किले में, अंजनवेल किले में प्रवेश किया। अंजनवेल में प्रवेश किया, वहाँ पे गणेश की मूर्ति का पूजन की और स्वामी जी की इच्छा पूर्ण की। लेकिन दुर्भाग्य है, उससे ही पहले ब्रह्मेंद्र स्वामी जी ने जून 1744 में श्रावण में जीवंत समाधि ले ली। कितना दुर्भाग्य है, जो स्वामी जी 30, 35, 40 साल तक जिसके पीछे लगे रहे, स्वामी जी को उस यश की प्राप्ति नहीं हुई। स्वामी जी तो राष्ट्र के लिए कर रहे थे, हिंदवी स्वराज्य के लिए कर रहे थे। स्वामी जी का खुद का क्या था, क्या स्वार्थ था? कुछ नहीं था। 44 के श्रावण में स्वामी जी ने जीवंत समाधि ले ली। पता नहीं मित्रों, एक बात है मुझे बार बार चुभती है। ये मैं नहीं कह सकता कि ये सिर्फ हमारे भारत के इतिहास में, भारत में ये हुआ है ना, पूरी मानव सभ्यता में ये शायद हुआ है। हाँ, अब इसे हर एक मानव की क्या कह सकते हैं, लालसा कह सकते हैं, स्वार्थ कह सकते हैं, अहंकार, आत्ममुग्धता कह सकते हैं, पता नहीं। लक्ष्य से इस प्रकार विचलित होना, स्वार्थ के चलते विवेक का छोड़ना, नीतिमत्ता के आधार को टुकरा के ये क्षणभंगुर सुख के मुर्गजाल के पीछे भागते रहना, सारा विश्व का इतिहास यही सोच से बार बार मलिन होता आया है, आज भी हो रहा है। अब आप सोचो, मेक्सिकन माया संस्कृति हो, इजिप्ट की इजिप्शियन हो, ग्रीक हो, रोमन हो, स्वतः अरब की स्वतंत्र संस्कृति हो, मानवीय स्वभाव के गुण दोष या मानवीय जो मानसिकता है वो सभी जगह आपको समान दिखेगी। शायद यही जान के हमारे ऋषि मुनि ने वसुधा को कुटुंब कहा था। कारण मीमांसा और विश्लेषण तो हम करते रहेंगे, वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन मूल दोष जो है वो ढूंढने में हम कामयाब हुए हैं, बस अभी इम्प्लीमेंटेशन बाकी है। मालूम तो सब है कि भाई सिगरेट पीना बुरी बात है, मालूम है, सबको मालूम है, लेकिन पीते हैं। अब क्या करूं? नहीं मैंने एक ही पी, नहीं मैं दिन में तो 5 ही पीता हूँ, नहीं मैं दिन में खाना खाने के बाद 2 ही पीता हूँ। कारण में मसा, और उसका उत्तर भी हम ही एक दूसरे को देते हैं। चलो, लेकिन इन दोषों से में जितनी ये हमारी मानव जात है और मानव जात की उत्कर्ष प्राप्त करने की चाह है, और वो चाह होने की वजह से विवेक के मार्ग पे चलने की जो हमारी क्षमता है, उस पे जबरदस्त प्रभाव पड़ा है, और दुर्भाग्य से वो नकारात्मक है। जो हम 2024 में आजकल समाज में कहीं भी आप नज़र उठा के देख लो, जो दिखता है ना, वो सब इतिहास की देन है। पूरे संस्कृति पे ये नकारात्मक प्रभाव पड़ा है मित्रों। ये गुलाम मानसिकता 275 एपिसोड से मैं जो चिल्लाता हूँ ना, ये दोष यही है कि हम राष्ट्र सर्वतोपरि कभी नहीं रख पाए। मालूम तो सब है, अर्थ भी समझते हैं, लेकिन जब स्वार्थ की बात आती है, स्वयं स्वार्थ की बात आती है, तो हम राष्ट्र सर्वोपरि को भूल जाते हैं। बहुत सारी संस्कृतियां मित्रों नामशेष हुई है, हमारे सामने नामशेष हुई है, हम भी जानते हैं। धन्य हो हमारे ऋषि मुनि गुरुओं का, जिन्होंने
वैज्ञानिक सोच हमको सिखाई, हमको शिक्षित किया, ज्ञान के मार्ग पे चलने के अनेक रास्ते खोजे, अनेक। आप जिस पे चाहो उस पे चलो, लेकिन ज्ञान के मार्ग पर चलो, विवेक के मार्ग। पता नहीं अब पीड़ा होती है मित्रों। छत्रपति शिवराय के उस दिव्य संकल्प के साथ जुड़कर जो भी मराठे, हमारे पराक्रमी कर्तृत्ववान मराठों ने स्वातंत्र का सुख भोगा। भले 20 साल है, 10 साल है, जो भी है, लेकिन उन्हें जो स्वानंद मिला है मित्रों, हाँ, वो मन शांति मिली, वो सुख मिला, ये उनके जाने के बाद में उनके वंशजों का मन कलुषित क्यों हुआ? कभी सोचा है क्या हुआ ऐसा कि उनमें सारे विकार उत्पन्न हुए? क्यों? आंग्रे हो, जादव हो, गायकवाड़ हो, होलकर हो, पवार हो, चौहान हो, बहुत लंबी लिस्ट है। और ये मालूम होते हुए कि अहंकार, वर्चस्व बनाने की ये लड़ाई नाहक है, ये क्षणभंगुर है, तभी लड़ते रहे। अब बताइए राष्ट्र का कितना बड़ा नुकसान हुआ। स्वयं बाजीराव पेशवे के मृत्यु के बाद नाना साहेब पेशवे ने ये आंग्रे की अंदरूनी जो कलह उनमें चल रहा था, भाई भाई में सत्ता संघर्ष, केवल और केवल सत्ता संघर्ष, इस अंदरूनी कलह को सुलझाने के लिए सफल प्रयत्न हुआ। एक दूसरे से मिले, स्नेह दिखाया, प्रेम दिखाया, आगे की योजना भी नाना ने उनके साथ बनाई। बस 2 महीने के बाद में अपने संकल्प के रास्ते नाना निकल गया। अब जैसे नाना कोकण से निकला, जैसे पेशवा दिल्ली गए, यहाँ कोकण में आंग्रे ने फिर अपने इतिहास में लौट के बैर को अपने मन में बिठाया और फिर झगड़ा उनमें, सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। ये इतना तीव्र हुआ मित्रों कि मैं बाड़ाजी हो, बाजीराव हो, चिमाजी अप्पा हो, इन सब के विरुद्ध तुड़ाजी जाप जपने लगा। इसका भी मूल कारण मैं बताऊंगा आखिर में। जो तुड़ाजी इतना पराक्रमी, इतना कर्तृत्ववान पुरुष आंग्रे में उसके बाद कभी नहीं हुआ। अकेले के दम पे जिसने किला जितवाया था, हाँ, पेशवा से मरने मारने तक को अब लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया। हद है इसकी। अब गोरे तो धूर्त थे ही, तो इन धूर्तों ने अब पेशवा की मदद की। देखो इनका राजकारण। पहले सिद्दी की मदद की थी, तुरंत 10-15 साल बाद इन्होंने पेशवा को अपनी मदद पेश की तुड़ाजी आंग्रे के विरुद्ध। पेशवे भी देखो, पेशवे भी निर्लज्ज होकर बिना भविष्य का विचार किए उन्होंने अंग्रेजों की पेशवाओं ने मदद ली। क्या हुआ बताइए, क्या हुआ? वही होना था। पेशवाओं ने, ये अंग्रेजों ने आंग्रे का पूरा नौसेना उद्ध्वस्त कर दिया, पूरी नौसेना डुबा दी। मैं आप ये देखो, जिस अंग्रेज की कान्होजी आंग्रे को मात्र देख के पैंट गीली होती थी, सिर्फ नेविगेशन के लिए हमारे मराठे एक एक जहाज से 5-5 हजार रुपए टैक्स वसूलते थे। हाँ,
जिस नौसेना प्रमुख ने लगातार 36 साल सभी आक्रांताओं को सीधा करके रखा था, चाहे फ्रेंच हो, डच हो, ब्रिटिश तो थे ही, सबको सीधा करके रखा था। हर कोशिश पोर्तुगीज हो, अंग्रेज हो, निजाम हो, मुगल हो, हर कोशिश इन लोगों ने की कि हम कैसे कान्होजी आंग्रे को पराभूत करें। सफलता नहीं मिली। सफलता कब मिली? जब पेशवाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। क्यों दिया? सत्ता संघर्ष। आंखों में पानी आता है मित्रों। 1680 में मात्र मरे। 1680 में ये लोग महाराज के बाद में उत्तुंग क्षमता से लड़ रहे थे। इसलिए आज भी, अब क्या बोलूं, मुझे शब्द नहीं सूझ रहे हिंदी में, लेकिन आज भी वो जो घाव है ना, वो आज भी ताज़ा है मित्रों। क्योंकि आज भी लेखक, कोई उद्विग्न लेखक हो तो वो तुरंत कहता है मराठे शाही तो पेशवा ने डुबाई। सच है, क्योंकि इतिहास साक्षी है। अंग्रेजों की मदद पेशवा ने लेके किसको डुबाया? आंग्रे को डुबाया। खैर, अब मजे की बात सुनो। ये सभी के पूर्वज है ना, जितने भी मैंने नाम लिए, सभी के पूर्वज ये कट्टर राष्ट्राभिमानी धर्मनिष्ठ थे। सबका आदर्श एक ही था, छत्रपति श्री शिवराय। सबका लक्ष्य एक ही था, हिंदवी स्वराज्य। तो ये स्वार्थ और लालसा का जो वायरस है ना, वो 18वीं शताब्दी में देखो कैसे घुसता है। और इंजेक्शन देने वाले कौन थे? अंग्रेज। 18वीं शताब्दी के शुरुआत में हिंदवी स्वराज्य के निर्माण काल में ये सभी रथी महारथी, ये तो फुट सोल्जर थे ना। ये इसी रूम में बैठ के रणनीति तय नहीं करने वाले थे, ये एक्चुअल ग्राउंड पे जाके लड़ने वाले सब थे। लेकिन जैसे सत्ता प्राप्ति हुई, उसके कुछ क्षण बाद इन सारे घरानों ने अपना अलग अलग रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मुझे गारंटी है मित्रों, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, उस क्षेत्र का इतिहास भी आप जरा खंगालो। पूरा इतिहास स्वार्थियों से भरा पड़ा मिलेगा। मैंने इतना विस्तृत इतिहास इसलिए आपको बताया कि इन जैसे स्वार्थियों के उनकी जो हरकत है, देश के भविष्य का रुख इन्होंने बदल दिया पूरा। सोचो, सभी मराठा अगर एक साथ होते और गुजरात और मुंबई के जितने भी अंग्रेज थे, मुट्ठी भर थे, उनको एक साथ ठोकते, डच का वही हाल करते। पता नहीं, अंग्रेज उसी समय शायद ऑस्ट्रेलिया भी ढूंढते और ऑस्ट्रेलिया में निकल जाते। शायद 190 साल का ये जो अत्याचार है उससे हम बचते। अंग्रेज तो 190 साल में हमारी मानसिकता में घुसे हैं। पहले से वो एक हमारे जाहिल मोमिन तो थे ही, अब इनके बाजू वाले कुर्सी में अंग्रेज बैठ गए। अब वो ना होता, ये ना होता, तात्पर्य यह है कि इन घटनाओं से देश का पूरा इतिहास बदल डाला। संस्कृति पे, परंपराओं पे, शिक्षा पद्धति पे, इवन हमारे हिंदुओं की सोच में इस हरकत की वजह से बदलाव आया। सोचो, अजमेर के हमारे राणा जी पिथौरा, उस नालायक खूनी बलात्कारी मोहिउद्दीन को वहीं ठोकते तो क्या होता? मैं मोहिउद्दीन चिश्ती की बात कर रहा हूँ। वो गोरी बीरी तो ठीक है, वो तो
लड़ाई लड़ने वाला बंदा था, उसको तो लड़ाई में काट देते थे। लेकिन इन मोहिउद्दीन चिश्ती को पिथौरा जी समझ नहीं पाए, उसको वहीं ठोकना चाहिए था, नहीं ठोक पाए। वो कश्मीर का हमारा अमात्य रामचंद्र, वो सूफियों के चक्कर में क्यों पड़ा? नहीं पड़ता तो। दुर्भाग्य है मित्रों, आज भी एक सामान्य दरिंदा, खाना बदोश, भिखमंगा, क्रूर जानवर, सिपाही, सादा सिपाही, सालार मसूद, जिसको सूफी सूफी कहा जाता है ना, ये दरिंदे को बहराइच में उसकी कब्र पे चद्दर चढ़ाने वाले कौन है? हम ही है ना, ज्यादातर तो हम ही हैं। लेकिन हमारे हिंदुओं को अक्ल नहीं आती। मोहिउद्दीन चिश्ती है, सॉरी निजामुद्दीन औलिया, अब क्या यार, जो तुम धागा क्या बांधते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। कोहम ये पूछने वाले हम गत 2000 साल से आंख बंद करके ये मुल्ला, मौलवी और पादरियों के घिनौने व्यवहार को राजमान्यता देने में तुले हुए हैं। क्यों? मुझे यार शांति से घर रहना है, ना आक्रमण करना है, ना जबरदस्ती करनी है। बस मुझे शांति से मेरे देश के लिए काम करना है। होगा? पता नहीं।